खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे यंग और पैशनेट पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया और अपनी सीट जीत ली। रुकन सूबाई असम्बली हैं और उसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट टू सीएम पंजाब भी हैं। क्या उनका विजन था, किस तरह से उन्होंने इंडिविजुअल ये डिसीजन लिया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, क्या उनको यकीन था? और जब जीत गए तो उसके बाद एक भारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की जो असिस्टेंट के हवाले से कि किस तरीके से हम अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, वो उनको सौंपी गई। पीटीआई को इन्होंने ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो इनको कहा जाता है और दिया भी जाता है, एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के साथ इनका मुकाबला था और उन्होंने वो सीट विन की। हमारे साथ सलमान नईम मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी। वालेकुम क्या हाल चाल है आप सुनाएं? ठीक है। यू आर सो यंग, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको सलमान साहब बोलूं मैं किस तरीके से आपसे मुखातिब हूं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग और पैशनेट लोग जो हैं वो इस फील्ड को चूज करते हैं और एक बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ आगे आते हैं। जी थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे बुलाया और आप मुझे सलमान ही कह सकती हैं। और जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान जो है वो असम्बली का रुख करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जिस तब्दीली की हम बात करते हैं वो हकीकी तब्दीली तो नौजवान ही ला सकते हैं ना जी, क्योंकि नौजवानों के अंदर जज्बा है, जुनून है, एक पैशन है मुल्क को बदलने का, मुल्क की तकदीर बदलने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह और भी नौजवान इंशाल्लाह आगे आएंगे और मुल्क की तकदीर बदलने में पूरा पूरा साथ देंगे हमारा। 25 साल आपकी उम्र है और मैं हैरान हो रही थी कि ये तो बहुत थोड़ी उम्र है 25 साल। कैसा, क्या विजन था, क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि अच्छा अब मैंने कंटेस्ट करना है और मैं जीत के दिखाऊंगा? 2 साल पहले से मैंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, इलेक्शन कैंपेन। उसके बाद मेरा क्योंकि पहले से ही ताल्लुक पीटीआई से था और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं बहुत क्लोज़ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया और ख़ुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया उस जो है सीट पर। तो मैंने भी इंडिपेंडेंट लड़ने का फ़ैसला किया उस सीट पर। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी दी, हल्के की आवाम ने कामयाबी दी। तो बहुत बड़ा इलेक्शन था, इंडिपेंडेंट लड़ना आसान नहीं था, बहुत बड़ा इलेक्शन था, आप समझती हैं। तो अच्छा, पॉलिटिक्स मुझे लगता है इंस्पिरेशन से भी आती है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? या शुरू से 2 साल से पहले आपको आइडिया था कि आपने पॉलिटिक्स में जाना है, या कहीं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एज के आप कहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक मेरा नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरी फैमिली में। आप देखेंगे कि किसी ने काउंसलर का इलेक्शन भी आज तक नहीं लड़ा। अच्छा। तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बिजनेसमैन लोग हैं हम, तो बिजनेस में जाने का इरादा था, लेकिन अचानक से ही ये सब कुछ हो गया। घर वालों का रिस्पांस कैसा था जब आपने? घर वाले शुरू में तो नहीं चाहते थे भी मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, खास तौर पे मेरी मदर और मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अपने फादर की सपोर्ट बिल्कुल 100% जो है वो हासिल रही हमेशा। अच्छा। उनकी सपोर्ट से ही आज जहाँ पर हूँ मैं। उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपके मुकाबिल एक ऐसे मंजे हुए सियासतदान हैं जिनका वो हल्का भी है और जो वहाँ पर जिसे कहा जाता है कि फॉलोइंग रखते हैं, पॉलिटिकल फॉलोइंग रखते हैं। जी बिल्कुल, मुझे यकीन था कि मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा सोशल वर्क वहाँ पे किया हुआ था। लोगों से मतलब मेरा खुशी गमी में ताल्लुक भी बहुत गहरा था। और शाह महमूद कुरैशी नो डाउट एक बहुत बड़े सियासतदान है इस मुल्क के, लेकिन वो उस तरह से हल्के को टाइम नहीं दे सके जिस तरह देना चाहिए। तो इसी का मुझे फ़ायदा हुआ और लोगों ने मेरा साथ दिया। लोगों के साथ जो मैंने उनके साथ खड़ा हुआ था, उनकी खुशी गमी में खड़ा हुआ, उनके साथ मैंने सोशल वर्क में जो मैंने उनका साथ दिया, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया और 25 जुलाई को मुझे कामयाब करवाया। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया जी। क्या ये पहले से प्लान था, या गवर्नमेंट चूंकि वो बना रहे थे इस वजह से बना पा रहे थे इस वजह से आपने ज्वाइन इन किया? और फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत से आपको पता है कि एतराज़ात भी लगाए गए ऑपोजिशन की जानिब से भी कि क्यों उनका रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ। मेरा पर्सनली ये था कि मैं क्योंकि पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक था, बहुत बार इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी थी। तो 25 को इलेक्शन जीतने के बाद मुझे 26 को इमरान खान साहब का ख़ुद फ़ोन आया, उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने मुझे दावत दी कि भी मैं उनकी पार्टी में शामिल हूँ। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब मेरे घर पे भी गए मुल्तान में, तो उन्होंने जाकर मुझे दावत दी। ये और बात है कि हमजा शहबाज साहब का भी मुझे फ़ोन आया था,
लेकिन ये क्योंकि मेरे घर चल के आ गए, उसके बाद मेरा ताल्लुक भी पहले इनसे रहा है, तो पुराने ताल्लुक की वजह से और ये घर आने की वजह से जो है ना वो इनकी तरफ मेरा रुझान बढ़ा। बाकी गवर्नमेंट तो वो भी दावा कर रहे थे कि भी हम भी बना रहे हैं, और ये भी मतलब कह रहे सारी थे। वो जो नंबर गेम जिसे बार बार कहा जा रहा था, वो आप जैसे इंडिपेंडेंस और जीतने वालों के हाथ में थी कि किस तरफ जो है वो उनका रुझान जाता। हाँ जी, हर इलेक्शन में जो है ना वो इतना जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार जीतने वाले जो है ना उनकी इतनी अहमियत नहीं बनती। इस दफा तो बहुत ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंस जिसे कहते हैं वो मिल गई थी इंडिया में। नंबर्स पूरे हो जाते हैं हमेशा। इस बार बस ये हुआ कि वो दोनों बराबर रहे, तो इस वजह से इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे, रिटर्न कैंडिडेट, उन पे डिपेंड कर रहे थे दोनों पार्टीज कि भी जो मतलब जिनको वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। तो पीटीआई को ज्वाइन किया ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स हैं, तो आज हम गवर्नमेंट में बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा सलमान, आपको लगता है कि आपका जो विजन था पॉलिटिक्स में आने का वो मैच करता है इस पार्टी के साथ? जी बिल्कुल। मैं मुल्तान में अगर आप देखें तो मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, उसमें तकरीबन 1000 पेशेंट्स डेली वहाँ पर चेकअप करवाते हैं फ्री। तो मैं अगर थोड़ा बहुत मतलब फॉलो करता हूँ सोशल वर्क में, तो मैं इमरान खान को करता हूँ। तो इमरान खान के पास बहुत मतलब वो विजनरी लीडर हैं, उनके पास हर चीज़ का मतलब उनके पास विजन है कि किस तरह हमने हेल्थ को ठीक करना है, किस तरह हमने एजुकेशन को ठीक करना है, किस तरह हमने बाकी इदारों को ठीक करना है, किस तरह हमने ट्रांसपोर्ट को लेकर चलना है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा विजनरी लीडर इंशाल्लाह अगर इस मुल्क को सर्व करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ये मुल्क तब्दील होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे ही आपने पीटीआई को ज्वाइन किया और उसके बाद गवर्नमेंट बन गई, वो तमाम टेन्योर जो है वो गुजरा, उसके बाद आपको एक भारी जिम्मेदारी भी दी गई, आपको स्पेशल असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट लगाया गया सीएम पंजाब के साथ। उस पर आप क्या कहेंगे, और ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या विजन है? अभी तक क्या होमवर्क किया गया है इसको बेहतर करने के लिए? जी अभी तक तो उसमें ये है कि इमरान खान साहब ने मुझे बुला के और बाकी लोगों को भी बुला के प्रोविंशियल कैबिनेट में हमें शामिल किया। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जहांगीर खान तरीन साहब का और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उस पर यह है कि मुझे ये असाइनमेंट दी गई। अब मैं ब्रीफिंग्स ले रहा हूँ मुख्तलिफ कि हमें इसको किस तरह बेहतर करना है, अगर इलीगल जो है ना वो हमारे ट्रांसपोर्ट के बने हुए हैं वो उसको किस तरह ख़त्म करना है, और लोगों को किस तरह मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो अभी ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से इंशाल्लाह लोगों को सर्व करना शुरू कर दें और जो इमरान खान का विजन है उसे लेकर चलें पंजाब के। अच्छा, 100 दिन का प्लान जो है वो इनिशिएटिव लिया गया कि 100 दिन में हम अपनी डायरेक्शंस डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट मंथ और सो कुछ दिन जो है वो ऊपर गुजर चुका है। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पर काम किया जा रहा है या सोचा जा रहा है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ों को मुरतब किया जा रहा है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नो डाउट एक बहुत बड़ा इशू है और एग्जिस्ट करता है हमारे इस लाहौर शहर की अगर बात करें और ऑल ओवर पंजाब की, पाकिस्तान की भी बात कर लें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी उसमें ये है कि 100 दिन में जो वो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है, उसमें 2-3 चीज़ें ज़्यादा उसमें फोकस किया हुआ है हमने। सबसे पहले तो हेल्थ का इशू जो है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर में, इस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकें। उसके बाद दूसरा हम एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं इन 100 दिनों में। उसके बाद जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के जो हम एक्ट लेके आ रहे हैं नए, हम चाह रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, एक काउंसलर लेवल तक जो है ना वो इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकें। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, लाहौर की ट्रांसपोर्ट नो डाउट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे पंजाब में। एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और मोस्ट बिजिएस्ट सिटी ऑफ पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि जो हमारी ऑरेंज लाइन बन रही है, बहुत अरसा हो गया इसको बनते हुए और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स इस पे आ चुके हैं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। अब तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के हाथ में है कि ये मुकम्मल होगा या नहीं होगा? जी हमारा यही इसमें यह है कि क्योंकि 160 अरब रुपया इस पे लग चुका है अब तक, तो इसको बिल्कुल रोका तो जा नहीं सकता। अगर इसको रोकेंगे तो ये बिल्कुल इस कौम के साथ ज्यादती होगी, इस कौम के पैसे बर्बाद करने वाली बात होगी, तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। शुरू किया गया था, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे,
कि इसको नहीं शुरू किया जाना था चाहिए था। अभी और भी प्रायोरिटीज़ हमारी थी पंजाब में, लाहौर में, और भी बहुत सारे काम ऐसे हो सकते थे जो इससे ज़्यादा ज़रूरी थे, लेकिन इसको शुरू किया जा चुका था और इतना पैसा लग चुका है, तो अभी बिल्कुल इसको रोकना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। इसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जो भी इसमें हर्डल्स आ रही हैं उनको जल्द से तो जल्द फिर दूर अब करें। काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा उस रफ्तार से जिस रफ्तार से काम हो रहा था? फंड्स मौजूद हैं, एग्जिम बैंक की तरफ से फंड्स ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर ये एतराज़ आता है कि उसको रिलीज नहीं किया जा रहा। तो फिर ये ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिटी 27 किलोमीटर का ये एक पूरा ट्रैक है जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ अपने एंड पर पहुंच रहा है। तो कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा? डेडलाइन से ऊपर एक भी दिन हुआ करोड़ों रुपया जुर्माना पड़ जाएगा। नहीं, मैं आपको कोई डेडलाइन यहाँ पर बैठ के नहीं दूंगा। मैं हमारा जो डेडलाइन ऑलरेडी इसके लिए डिसाइड की जा चुकी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डेडलाइन, अगर उसके ऊपर चले गए तो फिर हमें इंटरनेशनली फाइन पे करना पड़ेगा चाइनीज कंपनीज को जो इंटरेस्टेड थी। मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि हम जो पहले ही डिले कर चुके हैं इस पर, तो उस पर ही हमें बहुत ज़्यादा इस पर कॉस्ट का इजाफा हो चुका है हमारे लिए। तो जो हम सबसे पहले तो हमने ये किया, हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा गया है उसमें हमने इसको फोकस करके इसका नाम लिखा गया है कि इसके बारे में जल्द से जल्द जो है ना वो इसके फंड्स रिलीज़ किए जाएं, और जो भी हर्डल्स इसमें आ रही हैं, अगर कोई लैंड एक्वायरिंग के इशू आ रहे हैं, कोई भी इशू आ रहे हैं, तो उसको हम जल्द से जल्द उसको पूरा करें। बिल्कुल सही। लैंड एक्वायरिंग के इश्यूज तो अब एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अब ऑलरेडी 80% तो सिविल वर्क मुकम्मल हो गया है, इलेक्ट्रिक वर्क मुकम्मल होना है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होना है। लेकिन क्या प्रायोरिटी में होगा ये प्रोजेक्ट, ये हर लाहौरी जानना चाह रहा है। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये जो है ना वो हम इसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जो है ना वो ऑरेंज लाइन जो है वो लाहौर में कंप्लीट होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, और ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता टाइमली तो और भी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, और जो तखमीना लगाया गया है लागत का डेफिनेटली उसमें भी इजाफा हो जाएगा। सलमान, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे कि जितनी ज़रूरत है बसों की उस तादाद में बसें मौजूद नहीं है, और क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उन बसों को कैटर करने के लिए काफ़ी है, क्या सड़कें काफ़ी हैं जहां पर बसें चलाई जा सकें और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जा सके। और फिर ये तो पुरानी हुकूमत की बात हो गई जिसमें ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बनाया गया या उन्होंने मेट्रो की बात की थी। अब नई आने वाली हुकूमत जो है, जो आ चुकी है हुकूमत, जो एग्जिस्ट कर रही है और काम कर रही है, प्लानिंग कर रही है, उनके पास प्रोजेक्ट क्या मौजूद हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सलमान नईम हमारे साथ मौजूद हैं, यंगेस्ट रुकन है सूबाई असम्बली और स्पेशल असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट है टू सीएम पंजाब। उनसे हम बात कर रहे थे। सलमान, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी सोसाइटी में भी, हमारे मुल्क में भी वो कल्चर प्रमोट हो सके जिस पर डेवलप कंट्रीज अब चल रही हैं कि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हम आवाम को सहूलियात देंगे। इस हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स, कुछ प्लानिंग की जा रही है, कुछ सोचा जा रहा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो लोग अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसमें ये है कि जो है ना वो मिसिंग जो है वो बसेस हैं उसमें ऐड करने की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि आप देखती होंगी कि एक एक बस में मतलब ओवर लोडेड जो है वो सारा किया जा रहा है। बसें जो है वो नजर आती हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट में अगर चले जाएं तो वो फिर मतलब ओवरलोडिंग की जाती है, उस पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस वजह से हादसा होते हैं। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कम से कम रोका जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें, ताकि जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम प्रमोट कर सकें। तो इसमें ये जो भी इकदाम करने की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह चले, वो तो आने वाले दिनों में हमें नज़र भी आएंगे, और जब उस पर ऊपर प्रैक्टिकल काम होना शुरू होगा तो वो ऑब्वियसली सब लोगों को ही नज़र आएंगे, सिर्फ हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिस हवाले से प्लानिंग की जा रही है, जैसे आपने हेल्थ के हवाले से बात की, तो मैं एज अ पॉलिटिशियन आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आवाम के मसाइल हैं, और आप सोशल वर्कर भी हैं, आपने खुद बताया कि आप बहुत सोशल वर्क भी करते हैं, एक हॉस्पिटल रन करते हैं। क्या समझते हैं, अगर हम सिर्फ हेल्थ की बात करें तो मिसिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरा करना क्या बहुत मुश्किल काम है? जी, ज़ाहिर सी बात है हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि आप अगर लाहौर में भी देखें और पूरे पंजाब में देखें
तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है आम लोगों को। और इमरान खान ने जो मैं समझता हूँ कि पंजाब पे एक एहसान किया है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमारा हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है, तो वो बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी कैबिनेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं वो इस पर, हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स कर रही हैं मतलब लोगों से, और पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका विज़िट कर रही हैं। हम लोगों की ज़िम्मे बल्कि लगा रही हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाने का। सीएम साहब ने भी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं हमारी, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मेडिसिन दे सकें, जिसका सबसे ज़्यादा फकदान था पूरे पंजाब में। लोग फ्री मेडिसिन का दावा तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी किया गया। जी, दावे तो बहुत सारे किए जाते रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत में, और आपके भी नज़र में, और लोग भी जानते हैं कि उनको पूरा कितना किया गया है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो दावे वो भी करते रहें और जो हम भी कर रहे हैं उनको पूरा कम से कम कर सकें, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही ख़राब थी, बहुत सी चीज़ों में बेहतरी भी लाई गई और बहुत सी चीज़ों को बेहतर किया भी गया गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में। क्या हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलेगी, वो चाहे हेल्थ है, वो चाहे एजुकेशन है? क्योंकि शुरू में बहुत ये बात की गई कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो नून लीग की हुकूमत ने शुरू किए थे, शायद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो उसको ओनरशिप ना मिल सके या उन मनसूबों को कंटिन्यू ना किया जा सके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, फिलहाल अभी आपको ये बताते चले कि लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास, नौमुंतखब ओहदेदारान ने चार्ज संभाल लिया है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हम सबको इस मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार बला तफरीक और बेहतरीन तरीके से अदा करने की हिम्मत व तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। हमारे ताहजुद मलिक साहब और जो पुराने चीफ मिनिस्टर से शहबाज शरीफ साहब, थोड़ा फ़र्क रह गया। इन्होंने सिर्फ एक माइक गिराया, वो सारे गिराते थे, और वो भी नहीं सोते और ये भी नहीं सोते। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा सुबकदोश होने वाले नायब सदर ख्वाजा खबर रशीद साहब से कि वो पोडियम पे आएँ और अपनी बात करें। सीनियर नायब सदर जी, सीनियर नायब सदर। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सादतराम साबिक सदूर जी नाज़रीन, लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास साहब बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सलमान नईम हमारे साथ मौजूद है। सलमान, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, अब चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त अवामी फलाह के मंसूबे जो शुरू किए गए, क्या ये हुकूमत उसको ऑनरशिप देगी? कि आप लोग ये प्लान कर रही हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को भी कंटिन्यू रखा जाए जिसमें आवाम की फलाह चल रही है? जी बिल्कुल, एक तो उनको ओनरशिप देना ज़रूरी इसलिए भी है कि उन पे करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है इस कौम का। अगर हम उन्हें ओनरशिप नहीं देंगे और उन्हें आगे नहीं चलाएंगे तो वो कौम का पैसा ज़ाया होने का ख़तरा है। तो इमरान खान साहब ने जो है ना वो बिल्कुल ये हिदायत की है कि जो मंसूबे ऐसे हैं जिनसे आवाम को रिलीफ मिल सकता है और जो मंसूबे अच्छे हैं आवाम के हक़ में हैं, उनको ज़रूर जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और जो है वो उसमें ये है कि जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जैसे मेट्रो, अगर हम ऑरेंज लाइन को देखें तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। ये और बात है कि हम चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे कि ये बने, लेकिन अब उस पर 160 अरब रुपया कौम का खर्च हो चुका है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कौम का अरबों करोड़ों रुपया लेकिन सलमान देखिए, अवाम कुछ एतराज़ात भी लगा रही है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ही अब थोड़ा डिसअपॉइंट इस तरह से होना शुरू हो गए हैं कि वो जो तेज़ी जिसकी बात की जाती थी वो नज़र नहीं आ रही है अभी तक जब से हुकूमत संभाली है। अगर हम पंजाब या लाहौर की ही बात कर लें तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर काफ़ी पैसा लग चुका है और सिर्फ लास्ट चंद, जिसे कहते हैं ना, एक साथ देना बाकी थी और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें शौकत खानम फ्लाईओवर शामिल है, अरीना प्रोजेक्ट शामिल है और इस तरह के और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 40 करोड़ 80 करोड़ या इस तरह की रकम जो है वो अब LDA ने इशू करनी है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ और इस तरह की और भी बहुत से मंसूबे पायलट में हैं। तो क्या हुकूमत का विजन क्लियर नहीं है? आवाम थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही है कि अगर हमने इन लोगों को जो है वो वोट दिया है और हम चाहते हैं कि ये कुछ बेहतरी लाई जा सके, तो वो स्पीड जिसे कहते हैं ना नजर नहीं आ पा रही है।
मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि इमरान खान से लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं, इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि भी बहुत जल्द कोई मतलब चेंज जो है वो डेवलप हो जाए इस मुल्क में और हमें नजर आना शुरू हो जाए। ये तो अच्छी बात है, आवाम अगर उम्मीदें लगा रही है बिल्कुल अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर से, तो ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अवाम को कुछ टाइम भी देना चाहिए इमरान खान को और उसकी टीम को कि अगर हम किसी एक घर को भी ठीक करना चाहें तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो फिर पूरा मुल्क है और हम तो ये क्लेम करते हैं कि इस मुल्क को पिछले बहुत अरसे से और बहुत सालों से मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटा गया और इसको मतलब बर्बाद किया गया और अगर इसको हम ठीक करने लगेंगे तो कुछ टाइम इन लोगों को हमें देना चाहिए। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि पहले 100 दिन तो कम से कम हमें आप देखें, उसके बाद 100 दिन के बाद तनकीद करना स्टार्ट करें। किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर हम मतलब काम नहीं कर पा रहे और किसी भी प्रोजेक्ट में हम फेल होते हैं खुदा न खास्ता, फिर 100 दिन बाद हमें आप उसकी निशानदेही करें कि आप इस प्रोजेक्ट पे इस तरह काम करें, जबकि पहले 100 दिन तो हमें देखना चाहिए और देखना चाहिए कि लाइन कॉमन सेंस भी यही बात करती है। अच्छा, इन दी एंड पंजाब असेंबली की डायमेंशंस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगी। हमेशा अमूमन ये देखा जाता है कि ऑपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ही ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो वो जो इतनी तगड़ी एक ऑपोजिशन है, क्या आपको लगता है लेजिस्लेशन में, कानून साजी में मुश्किलात पेश आएंगी? क्या आपको लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन नंबर्स में अभी जिक्र कर रही हूँ, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पंजाब असेंबली की पूरी हिस्ट्री में इस तरह की ऑपोजिशन, इतनी बड़ी ऑपोजिशन नहीं आई और बिल्कुल हम पंजाब असेंबली में बैठते हैं तो बिल्कुल इक्वल ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो बिल्कुल मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो मुश्किलात से खेलने वाले ही होते हैं। तो इमरान खान साहब ने हमें मुश्किलात से लड़ना सिखाया है, तो इंशाल्लाह हम इन मुश्किलात पर काबू पाते हुए जो भी इस कौम के मफाद में हुआ वो बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा जब खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ऑपोजिशन में थे, बहुत धरने दिए जाते थे, बहुत एतराज़ किए जाते थे, बहुत ज़्यादा एहतजाज का कल्चर, एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर एतराज़ और एहतजाज किया जाता था और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराई जाती थी, जो कि ऑपोजिशन का समहाउ और दी अदर काम भी है। और अगर यही ऑपोजिशन, इस तरह की ऑपोजिशन जो है वो अब जो मौजूदा एग्जिस्टिंग नुमाइंदगान है उन्होंने शुरू कर दी, तो फिर काम करने में मुश्किल होगी, क्या लगता है आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह ऑपोजिशन भी उसमें हमारे साथ खड़ी होगी और हम उन्हें एहतजाज करने का मौका नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे अच्छे कामों में ऑपोजिशन हमारा साथ देगी। अगर हम कोई अच्छा कानून पास करवाना चाहते हैं, असम्बली से लेजिस्लेशन करना चाहते हैं जो अवाम के हक में है, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन भी हमारे साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी होगी, आपको इतनी उम्मीद है कि आप ऑपोजिशन को भी कायल करें और अगर गलत काम हो गया तो क्या इंतजार किया जाएगा कि ऑपोजिशन पॉइंट आउट करे या खुद ही रियलाइज कर लेंगे? इंशाल्लाह खुद रियलाइज करेंगे। और अगर ऑपोजिशन का क्योंकि काम ये है कि हमारे गलत कामों को वो पॉइंट आउट करें, तो उनका काम ये है, हम उनको खुश दिली से तस्लीम करेंगे अगर वो ये काम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्की मफाद में जो है वो बेहतर यही है कि वो हमारे साथ मिलकर चलें। और अगर उनकी नज़र में जो आप काम कर रहे हैं वो मुल्की मुफाद हुआ तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इन दी एंड मैं चाहूंगी कि कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तहत, तो वो क्या होगा? मैं ख़ास तौर पर नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैं जब से मुंतखब हुआ उससे पहले भी मैंने बहुत देखा कि नौजवान इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते। वो जो है ना वो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई जो है ना इंजीनियर बनना चाह रहा है, इंस्पिरेशन बन गए बहुत से लोग। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स की तरफ भी नौजवानों को आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जो है ना वो डिपार्टमेंट है, ऐसा शोबा है, ऐसी फील्ड है कि हम इसमें आकर बहुत सारा अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं, अपनी कौम को सर्व कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। तो नौजवानों को लाजमी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही। और नौजवानों को भी उतना ही हक है कि वो इस पे पार्टिसिपेट करें जितना वो तनकीद करते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पर है या अपने हलकों में है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलमान आपकी तशरीफ आवरी के लिए, एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। आई होप कि ये विजन और ये जो पैशन है ये एंड तक बरकरार रहे, जिसमें आवाम की फलाह के लिए काम हो सके। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।